कलेक्टर मैडम झोपड़ी में जाकर तलाकशुदा पति के पास अपना फर्ज निभाया दोस्तों। फिर डीएम मैडम ने जो किया उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, और अभी तक ज्ञानवर्धक कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राजवीर नाम का एक शख्स रहा करता था। वह एक सरकारी डिपार्टमेंट में क्लर्क के तौर पर नियुक्त था। राजवीर के अलावा उसके घर में उसके माँ बाप या फिर उसके भाई बहन इतने पढ़े लिखे नहीं थे जितना राजवीर पढ़ा लिखा था। इसीलिए राजवीर को सरकारी नौकरी मिल गई थी। प्रदेश के एक शहर में प्रिया नामक लड़की रहा करती थी। उसके माता पिता राजवीर से शादी करने के लिए प्रिया से कहते हैं, लेकिन प्रिया जो थी वह पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी, क्योंकि वह शहर में रहती थी और उसका पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा मन था। लेकिन प्रिया के घर वाले कहते हैं, प्रिया से देखो, सामने वाला जो लड़का है यानी कि जो राजवीर है वह सरकारी नौकर है और तुम्हारी जिंदगी काफी अच्छी रहेगी, तो तुम उससे शादी कर लो। उसके बाद में तुम अपनी पढ़ाई करती रहना। तो प्रिया जो होती है वह राजवीर से मिलती है, और जब राजवीर से मिलती है तो प्रिया राजवीर से कहती है, मैं अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखूंगी, तुमसे शादी होने के बाद में मैं घर के काम काज भी करूंगी, लेकिन साथ में अपनी पढ़ाई को भी जारी रखूंगी। अब उस समय पर राजवीर कहती रहूंगी। अब उस समय पर राजवीर कह देता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी पढ़ाई को जारी रखूंगा। क्योंकि प्रिया जो थी वह देखने सुनने में काफी सुंदर लगती थी, तो राजवीर इस वजह से प्रिया के सामने पिघल गया था। और राजवीर बोलता है, चलो ठीक है, मैं तुमसे मना नहीं करूंगा, तुम अपनी पढ़ाई को जारी रखना। शादी के बाद की स्थिति दोनों की शादी हो जाती है। राजवीर और प्रिया की प्रिया एक शहर को छोड़ करके गांव में जाती है और वहां पर रहने लगती है। जब प्रिया गांव में जाती है यानी कि राजवीर के घर पर, तो राजवीर के माँ बाप जो हैं वह प्रिया को पढ़ने लिखने के लिए मना करते हैं और प्रिया से कहते हैं, तुम अब पढ़ लिख करके क्या करोगी, तुम्हारी शादी तो हो ही गई है, अब तुम्हारे वैसे भी कुछ दिनों में बच्चे हो जाएंगे, तो उन पर ध्यान देना है, तुम्हें घर बार पर ध्यान देना है, तो तुम अपनी पढ़ाई मत करो, अब पढ़ाई को छोड़ो और घर के काम पर ध्यान दो। लेकिन प्रिया जो है वह मना करती है। वह कहती है, नहीं, मैं तो अपनी पढ़ाई को जारी रखूंगी और मैं अपनी पढ़ाई आगे इस तरीके से करती रहूंगी, लेकिन आपके जो घर के कामकाज हैं उनमें कभी मेरी पढ़ाई आड़े नहीं आएगी, कभी मेरी पढ़ाई आड़े नहीं आएगी, कभी मेरी पढ़ाई इनमें बाधा नहीं बनेगी। मैं सबसे पहले आपके घर के काम करूंगी, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई करूंगी। लेकिन प्रिया के जो ससुराल वाले थे यानी कि सास ससुर और देवर ननद जो थे वह सभी लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो वह पढ़ाई लिखाई को ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। वह फिर भी नहीं माने और प्रिया को बार बार टॉर्चर कर रहे थे। राजवीर जो था वह सरकारी नौकर था, इसीलिए राजवीर सुबह 8 बजे कुछ काम से घर से निकल जाता था और रात को 7 से 8 बजे घर में घुसा करता था, क्योंकि वह गांव में रहता था। लेकिन जहां पर उसकी नौकरी थी वह शहर था, तो वह गांव से अप डाउन करता था शहर के लिए, तो राजवीर शाम को आता था। लेकिन इसके बीच में जो प्रिया थी और जो प्रिया के ससुराल वाले थे यानी कि जो राजवीर के घर वाले थे, इनमें आपस में लड़ाइयां हुआ करती थी, क्योंकि प्रिया पढ़ाई करती थी काम करने के बाद में, लेकिन प्रिया के जो ससुराल वाले थे वह उससे पढ़ाई के लिए मना करते थे। एक तरीके से हम यह बोल सकते हैं कि वह पढ़ाई और शिक्षा का विरोध करते थे और बार बार यही ताना दिया करते थे, प्रिया को पढ़ाई लिखाई करके अब क्या कलेक्टर बनेगी, अब क्या कलेक्टर बनेगी, इसी तरीके से उसको बार बार ताने दिया करते थे। यही चीज प्रिया के दिमाग में बैठ जाती है और प्रिया जो है वह फाइनली राजवीर से तलाक की बात करती है, यानी कि तलाक की बात करती है। जब राजवीर से तलाक ले लेती है उसके बाद में प्रिया अपने मायके में आकर के रहने लगती है और फिर जो है IAS की यानी कि UPSC की तैयारी करने लगती है। जब प्रिया UPSC को तैयारी करती है तो भाग्य से वह UPSSC में सिलेक्ट हो जाती है। तलाक के 2 साल बाद जब प्रिया कलेक्टर बन जाती है तो उसको उसी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिलती है जहां पर राजवीर क्लर्क के तौर पर काम कर रहा था। अब राजवीर जो होता वह क्लर्क था और प्रिया जो थी वहां पर 2 साल के बाद में कलेक्टर के तौर पर यानी कि कलेक्टर के पद पर वहां पर जाती है। जब प्रिया ऑफिस पहुंचती है तो वह सफेद कार में होती है जिस पर आगे लिखा होता है कलेक्टर ड्राइवर कार चला रहा होता है।
पीछे प्रिया के साथ में 2 गनर बैठे होते हैं। जब प्रिया कार से उतरती है तो जितने भी लोग होते हैं उस ऑफिस के, वह सभी के सभी लोग जो हैं हाथ में गुलदस्ता लेकर के प्रिया को आमंत्रित करते हैं और बाहर आकर के प्रिया को करते हैं। उन्हीं सभी में से एक लड़का होता है जिसका नाम है राजवीर, जो कि प्रिया का एक्स हस्बैंड था। वह भी प्रिया को देखता है और प्रिया को देखने के बाद में नजरें नीचे झुका लेता है और चुपचाप से वहां पर खड़ा रहता है। प्रिया भी उसको देखती है और देखने के बाद में नजरें झुकाकर हाथ में सभी के गुलदस्ते लेते हुए सीधे अंदर चली जाती है। सोच विचार जब अंदर जाती है, ऑफिस में जाकर बैठती है। ऑफिस में जब वह बैठती है तो उसको एक पीए मिलता है, यानी कि पर्सनल असिस्टेंट, और उस पर्सनल असिस्टेंट का नाम होता है रॉकी। रॉकी जो होता है वह प्रिया का पर्सनल असिस्टेंट होता है। वहां पर अब प्रिया ऑफिस के शीशे में से राजवीर को देखती रहती है और सोचती रहती है, 2 साल पहले यह मेरा पति था और आज मैं इसकी सीनियर बनकर इसके ही ऑफिस में बैठी हुई हूं। प्रिया इस तरीके की चीजों को सोचती रहती है। अब होता क्या है, रॉकी को प्रिया एक दिन बुलाती है और रॉकी से कहती है, एक काम कीजिए, यह जो राजवीर हैं इनके साथ इनके घर पर जाइए और पता लगाइए कि इनके घर में कौन कौन रहता है। अब रॉकी जो होता है वह अपनी बॉस प्रिया के कहने पर मान लेता है और राजवीर के घर पर जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि राजवीर एक अकेले कमरे में रह रहा होता है। राजवीर के साथ कोई भी नहीं होता, ना ही उसके माँ बाप होते हैं, ना ही उसके भाई बहन और ना ही उसकी बीवी बच्चे। राजवीर के इस रहन सहन के बारे में रॉकी प्रिया को जानकारी देते हुए बताता है, मैम राजवीर अकेले ही एक रूम में रहता है, उसके साथ कोई भी नहीं है। जब प्रिया को यह बात पता चलती है तो उसे शक होता है, हो सकता है कि यह अकेले ही रह रहा हो और शायद इसने अभी तक शादी नहीं की हो। एक दिन प्रिया के ऑफिस में एक घटना घटित हो जाती है। दरअसल प्रिया के ऑफिस में एक बहुत ही पुराना अधिकारी होता है जिसका नाम है नितिन। अब नितिन वहां पर 2 नंबर के काम करता था। उसके पास सरकार की पावर थी, इसलिए वह गलत तरीकों से पैसा कमाता था। जितनी भी 2 नंबर की जमीनें होती थी, जितने भी फर्जी टेंडर पास होते थे, वह सब नितिन ही किया करता था। वह सामने वाली पार्टियों से मोटी रकम वसूला करता था। यह धंधा लगभग 7 से 8 साल से चल रहा था और जितने भी अधिकारी आते थे वे सभी नितिन के साथ हिस्सा लेते थे। कोई भी उसके काम में दखल नहीं देता था, लेकिन प्रिया अलग थी। जब प्रिया इस ऑफिस में आई तो उसे इन सब चीजों के बारे में पता चला। यह आदमी गरीबों की जमीनें हड़प है, इसको रोकना ही होगा। प्रिया नितिन के इस पूरे धंधे को चौपट कर देती है। अब कोई भी कागजात बिना प्रिया की अनुमति के आगे नहीं बढ़ता। नितिन जितनी भी साजिशें करता, प्रिया हर बार उसे रोक देती। इससे नितिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अगले दिन जब नितिन ऑफिस आता है तो वह गुस्से में बरबर आने लगता है। ये लड़की क्या समझती है, खुद को ऑफिस में नई आई है और हमें ही सिखाएगी। वह पीछे पीछे प्रिया को गालियां देने लगता है। राजवीर चुपचाप यह सब सुन रहा होता है। पहले वह सब कुछ अनसुना कर देता है, लेकिन जब बात हद से बाहर हो जाती है तो राजवीर नितिन को पकड़कर जोर से धक्का देता है और गुस्से में कहता है, अगर आज के बाद तुमने प्रिया मैम के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। स्टाफ के लोग यह देखकर चौंक जाते हैं। अब पूरे ऑफिस में अफवाहें उड़ने लगती हैं। आखिर राजवीर ने प्रिया मैम के लिए इतनी लड़ाई क्योंकि क्या इन दोनों के बीच कोई रिश्ता है? जब यह बात प्रिया तक पहुंचती है तो वह तुरंत रॉकी को बुलाती है। रॉकी, जल्दी से जाओ और राजवीर को बुला लाओ। जब राजवीर प्रिया के ऑफिस में आता है तो प्रिया उसे गुस्से में डांट देती है, तुमने नितिन को क्यों मारा? तुम्हें पता भी है कि पूरे ऑफिस में कैसी कैसी बातें हो रही हैं। सबको लग रहा है कि हमारे बीच कोई रिश्ता है, लेकिन राजवीर चुपचाप खड़ा रहता है। जब बहुत देर तक प्रिया उसे सुनाती रहती है तो आखिर में राजवीर सिर्फ एक ही बात कहता है और ऑफिस से बाहर निकल जाता है। बेशक तुम मेरे घर और मेरी जिंदगी से जा चुकी हो, लेकिन मेरे दिल में आज भी हो। तुम्हारे बारे में कोई भी गलत बोलेगा तो मैं सहन नहीं कर सकता। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी वजह से लड़ाई नहीं करूं तो तुम मुझे इस ऑफिस से निकाल सकती हो। इतना कहकर राजवीर ऑफिस से चला जाता है। अब प्रिया सोच में पड़ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगर उस दिन तलाक के वक्त अगर उस दिन उसने ऐसा कहा होता तो शायद हम आज अलग नहीं होते। प्रिया अपने आंसू पहुंचती है और चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठकर फिर से काम में लग जाती है।
अगले दिन सुबह 10 बजे रॉकी प्रिया के ऑफिस में आता है और कहता है, मैम हमारे शहर में कल कैबिनेट मंत्री आने वाले हैं, इसके लिए हमें आज ही सारी तैयारियां करनी होंगी। अब प्रिया फौरन अलर्ट हो जाती है। वह खुद बाहर जाकर पूरे रोड का दौरा करती है, हर चीज की निगरानी रखती है ताकि अगले दिन कोई भी गड़बड़ ना हो। लेकिन जब वह दोपहर 2-3 बजे ऑफिस लौटती है तो वह पूछती है, आज राजवीर कहाँ है? रॉकी थोड़ा असमंजस में कहता है, मैम राजवीर तो आज ऑफिस आया ही नहीं। यह सुनते ही प्रिया चौंक जाती है, राजवीर आज ऑफिस क्यों नहीं आया? फौरन प्रिया रॉकी से कहती है, रॉकी तुरंत जाकर पता लगाओ, मुझे जानना है कि राजवीर कहाँ है। अब रॉकी ऑफिस का सारा काम खत्म करके रात 8 बजे राजवीर के घर की तरफ निकल पड़ता है। जब रॉकी राजवीर के घर की तरफ निकल पड़ता है, जब रॉकी राजवीर के घर जाता है तो वह देखता है कि राजवीर घर पर नहीं होता। तो उसके आस पड़ोस के लोग रॉकी को बताते हैं, राजवीर तो किसी अस्पताल में भर्ती है, हमने सुना है कि उसके साथ मारपीट हुई है और किसी ने उसे मारने की कोशिश की है। जब यह बात रॉकी को पता चलती है तो वह तुरंत मैडम प्रिया को फोन करके बताता है, प्रिया मैम राजवीर के साथ कातिलाना हमला हुआ है और वह इस समय गंभीर रूप से घायल है, वह सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है। जब प्रिया को यह बात पता चलती है तो वह रात में ही 8 बजे अपने ड्राइवर को फोन करके बुलाती है और तुरंत सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। जब प्रिया हॉस्पिटल पहुंचती है तो वह देखती है कि राजवीर खून से लथपथ है और आईसीयू में भर्ती है। राजवीर को इस हालत में देखकर प्रिया की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वह आईसीयू के बाहर रखी बेंच पर बैठ जाती है और चुपचाप आंसू बहाने लगती है। वह भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान किसी भी तरह से राजवीर जल्द से जल्द ठीक हो जाए। पूरी रात बीत जाती है। सुबह लगभग 6 बजे से 7 बजे के बीच प्रिया को झपकी आ जाती है। वह उसी बेंच पर सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो सुबह के 11 बजे चुके होते हैं। तभी रॉकी का फोन आता है। रॉकी कहता है, मैम आज आप ऑफिस नहीं आएंगी, आपको पता है 2 बजे कैबिनेट मंत्री आने वाले हैं। यह सुनकर प्रिया जवाब देती है, नहीं रॉकी, आज मैं ऑफिस नहीं आ सकती। राजवीर की हालत बहुत खराब है और मेरा यहां रहना जरूरी है। रॉकी चिंतित होकर कहता है, लेकिन मैम अगर आप नहीं आएंगी तो कैबिनेट मंत्री नाराज हो जाएंगे। आपका वहां रहना बहुत जरूरी है। आप वरिष्ठ अधिकारी हैं और आपकी उपस्थिति सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रिया दृढ़ता से जवाब देती है, नहीं रॉकी, आज मैं नहीं आ पाऊंगी, तुम्हें ही सब संभालना होगा। मंत्री जी को बता देना कि मैं किसी महत्वपूर्ण काम में व्यस्त हूं। इसके बाद प्रिया फिर से आईसीयू के बाहर बैठ जाती है और राजवीर के होश में आने का इंतजार करने लगती है और राजवीर के सही होने की दुआएं करती है। उसी दिन शाम को लगभग पर आईसीयू के बाहर डॉक्टर निकल कर आते हैं। बेंच पर बैठी प्रिया से कहते हैं, मैम अब राजवीर खतरे से बाहर है, आप उससे जाकर मिल सकती हैं। डॉक्टर की यह बात सुनकर प्रिया भागते हुए आईसीयू के अंदर जाती है और राजवीर से मिलती है। राजवीर को देखकर वह भावुक हो जाती है और रोने लगती है। फिर चुपचाप बैठकर उसे देखने लगती है। थोड़ी देर बाद रॉकी का फोन आता है। रॉकी बताता है, मैम कैबिनेट मंत्री यहां से जा चुके हैं। वह काफी गुस्से में थे, कह रहे वरिष्ठ अधिकारी का यहां आना बहुत जरूरी था। उनको पता था कि मैं आने वाला हूं, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी भूल कर दी कि वह यहां पर नहीं आए। प्रिया रॉकी को जवाब देती है, रॉकी कोई बात नहीं, अगर कैबिनेट मंत्री नाराज हो गए तो उन्हें होने दो। यह मेरा पारिवारिक मामला है और मैं अपने परिवार को अपनी नौकरी से पहले रखती हूं। मेरे लिए मेरा परिवार सबसे पहले है। यह कहकर प्रिया फोन काट देती है। फिर वह सभी डॉक्टरों को बुलाती है और कहती है, राजवीर का अच्छे से ध्यान रखना, मैं घर जा रही हूं, मुझे कल ऑफिस ज्वाइन करना है। प्रिया चली जाती है। चूंकि वह कलेक्टर थी, सभी डॉक्टर उसकी बात मानते हैं और आश्वस्त करते हैं, मैम आप घर चली जाइए, बिल्कुल चिंता ना करें। राजवीर हमारा पर्सनल पेशेंट है, इसलिए हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। वह ठीक होने के बाद घर भी भेज दिया जाएगा। डॉक्टरों की बात सुनकर प्रिया घर चली जाती है। अगले दिन प्रिया ऑफिस ज्वाइन करती है। ऑफिस में बहुत काम होता है क्योंकि वह कई दिनों से अनुपस्थित थी। अगले 2-3 दिन तक वह बेहद व्यस्त रहती है, इसलिए राजवीर की ओर नहीं जा पाता। 3 दिन बाद जब ऑफिस का काम थोड़ा कम हो जाता है तो शाम को वह ड्राइवर से कहती है, गाड़ी निकालो, हमें राजवीर के घर जाना है। रॉकी और ड्राइवर के साथ वह राजवीर के घर पहुंचती है।
वहां जाकर देखती है कि राजवीर एक छोटे से कमरे में बेड पर लेटा हुआ है। उसके पास एक टेबल पर दवाइयां रखी हैं। यह देखकर प्रिया की आंख भर आती हैं। राजवीर के पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी होती हैं, क्योंकि उसके घाव अभी पूरी तरह से नहीं सूखे थे। दुश्मनों ने उसे कई जगह चोट पहुंचाई थी। प्रिया धीरे से उसके पास जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है और पूछती है, तुम्हारे साथ ये हादसा कैसे हुआ? राजवीर और प्रिया काफी देर तक बातें करते हैं। फिर प्रिया पूछती है, तुम अकेले क्यों रह रहे हो? माँ बाप कहाँ गए? भाई बहन कहाँ है? बीवी बच्चे कहाँ है? राजवीर उदास स्वर में जवाब देता है, माँ बाप तो गुजर गए और मैंने अभी तक शादी नहीं कि, इसीलिए बीवी बच्चे भी नहीं है। कुछ देर चुप्पी छा जाती है। फिर राजवीर धीरे से पूछता है, और तुमने शादी कर ली? प्रिया सिर झुकाकर कहती है, नहीं, मैंने अभी तक शादी नहीं। कि राजवीर यह सुनकर आश्चर्य में पड़ जाता है और पूछता है, क्यों? प्रिया गहरी सांस लेती है और कहती है, मैं तो तुमसे तलाक लेना ही नहीं चाहती थी। मैं तो बस तुम्हारे साथ रहकर पढ़ाई करना चाहती थी ताकि अपने लक्ष्य तक पहुंच सकूं। लेकिन तुम्हारे माँ बाप मुझे बहुत टॉर्चर करते थे। तुम तो सुबह चले जाते थे और शाम को लौटते थे, लेकिन पूरे दिन मुझे ताने सुनने को मिलते थे। मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी, इसीलिए मजबूरी में मुझसे यह फैसला लेना पड़ा। प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह आगे कहती है, तुमने जो मुझे तलाक पेपर भेजे थे, मैंने उन पर साइन नहीं किए थे। मैंने उन्हें अपने पास रख लिया था। मेरे पिताजी और माँ बाप ने बहुत समझाया कि साइन कर दो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, जब मैं कलेक्टर बन जाऊंगी तभी राजवीर से और उसके परिवार वालों से मिलूंगी। इस तरीके से प्रिया जो है राजवीर को पूरी कहानी बताती है। जब राजवीर यह सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वह कहता है, तुमने अच्छा किया कि पेपर पर साइन नहीं किए। अगर तुमने पेपर पर साइन कर दिए होते तो हो सकता था कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी कहीं और शादी कर देते। तो प्रिया बोलती है, मैं तुम्हें पहले भी प्यार करती थी और मैं तुम्हें अब भी प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे ये चीज बहुत ज्यादा बुरी लगी कि तुमने मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। फिर राजवीर कहता है, मुझे बताओ प्रिया, मैं क्या करता? एक तरफ मेरे माँ बाप थे और एक तरफ तुम थी, मैं किसको चुनता? हालांकि मैं तुम्हारी शिक्षा को लेकर, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई को लेकर बिल्कुल भी खिलाफ नहीं था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि रोज रोज घर में लड़ाई हो और रोज रोज तुम्हें परेशानी भुगतनी पड़े। इसी वजह से मैंने भी तुम्हें तलाक के कागज भेज दिए और मैं चाहता था कि तुम मुझसे अलग होकर सुखी जीवन बिताओ। जब दोनों की बातें हो जाती हैं तो दोनों लोग काफी रोने लगते हैं। रोने के बाद वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। थोड़ी देर तक गले लगाने के बाद प्रिया रूम से बाहर आती है। जब प्रिया रूम से बाहर आती है तो देखती है कि रॉकी और ड्राइवर कार में बैठे होते हैं और प्रिया का इंतजार कर रहे होते हैं कि वह कब वापस आए। तभी प्रिया रॉकी को बुलाती है और कहती है, मैं आज वापस नहीं आऊंगी, कल मैं तुमसे ऑफिस में ही मिलूंगी, तुम लोग घर निकल जाओ। जब रॉकी यह सुनता है तो वह अंदर ही अंदर सोचने लगता है, आखिर क्या बात है? मैम आज राजवीर के पास क्यों रुक रही हैं? आखिर इन दोनों का चक्कर क्या है? लेकिन रॉकी चुपचाप ड्राइवर के साथ वापस चला जाता है। इधर प्रिया और राजवीर दोनों लोग रात में एक साथ रुकते हैं। वे एक दूसरे के मन की बातें साझा करते हैं और अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं। दूसरे दिन जब प्रिया ऑफिस पहुंचती है तो रॉकी उसे गलत नजर से देखने लगता है। गलत नजर से मतलब जैसे कि प्रिया ने कुछ गलत कर दिया हो, क्योंकि रॉकी को पता था कि प्रिया राजवीर के साथ रात में अकेली रहकर आई थी। जब रॉकी प्रिया को इस तरह देखने लगता है तो प्रिया उसे ऑफिस में बुलाती है और कहती है, मेरे एक्स हस्बैंड है, ये इनसे ही मेरा 2 साल पहले तलाक हुआ था। हालांकि इनके नजरों में तलाक हो गया था, लेकिन मैंने तलाक नामे पर साइन नहीं किए थे, इसी वजह से यह अभी तक मेरे पति हैं। लेकिन यह बात मैंने तुम सभी लोगों से इसलिए छुपाई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ऑफिस में किसी भी तरह की अफवाहें फैले। जब रॉकी को यह सारी बातें पता चलती हैं तो वह भावुक हो जाता है और कहता है, मैम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे लग रहा था कि आप दोनों के बीच कुछ चल रहा है। यह बात मुझे ही नहीं, पूरे ऑफिस को लग रही थी। थोड़ी देर बाद रॉकी प्रिया को बताता है, मैम राजवीर सर पर जो हमला हुआ था वह नितिन के आदमियों ने ही करवाया था, क्योंकि नितिन से राजवीर सर की लड़ाई हुई थी और उसके बाद नितिन के आदमियों ने जानलेवा हमला कराया था। जब यह सुनती है तो प्रिया तुरंत नितिन को सस्पेंड कर देती है और उसे ऑफिस से निकाल देती है। उसके बाद प्रिया रॉकी से कहती है,
रॉकी, हम और राजवीर अब दोबारा एक हो रहे हैं, इसीलिए हम पार्टी रखना चाहते हैं। इस पूरी पार्टी की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, सभी लोगों को इनवाइट करना और पूरी तैयारी अच्छे से संभालना। जब रॉकी को यह जिम्मेदारी मिलती है तो वह उसे बखूबी निभाता है। फिर प्रिया और राजवीर की दोबारा शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। यह एक ऐसी घटना है जो आज भी बहुत से गांवों में हो रही है। जब भी कोई शहर की लड़की गांव में शादी करके जाती है और वहां पढ़ाई लिखाई करना चाहती है तो उसके ससुराल वाले सास, ससुर, देवर, ननद उसकी पढ़ाई से चिढ़ने लगते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में जलन की भावना आ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि यह पढ़ लिखकर हमसे आगे निकल जाए और हमसे लड़ने लगे। लेकिन देखिए, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। यह सच है कि ऐसा होता है, लेकिन हर लड़की इस तरह की नहीं होती। कुछ लड़कियां तो अपने पति और ससुराल के लिए अपनी नौकरी तक कुर्बान कर देती हैं। अब जैसे कि आप लोगों ने ज्योति वाला केस सुना होगा। ज्योति, जो कि एसडीएम थी, उसने अपने पति को छोड़ दिया, जबकि उसके पति ने ही उसे सरकारी नौकरी दिलवाई थी, उसे एसडीएम बनाया था। वह खुद चपरासी की नौकरी करता था। लेकिन ज्योति इतनी ज्यादा नमक हराम निकली कि उसने अपने पति को ही छोड़ दिया। इस तरह की कुछ लड़कियां होती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो अपने पति और ससुराल के लिए बहुत कुछ बलिदान कर देती हैं। हमें हर लड़की को गलत नजर से नहीं देखना चाहिए। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सारी मछलियां गंदी होती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, सावधान रहें, सतर्क रहे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना नाम लिखना मत भूलिए, ताकि मैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।